हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और साथियों वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार यहाँ पे ये पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन वेल्डर ट्रेड के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्डर ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करें। और साथियों कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, एज इट इज़ रिपीट होते हैं। साथियों आप क्वेश्चन के लेवल को देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी बुक उठा के देख लें, कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख लें, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। ये साथियों इलेक्ट्रिक वेल्डिंग चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों वेल्डिंग से रिलेटेड आपके 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली आपके डीआरडीओ सेप्टम 10 टेक्नीशियन ए वाला जो एग्जाम है, इसमें डायरेक्ट आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछने ही वाला है। क्योंकि वेल्डिंग से मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन रखे हैं और 20 क्वेश्चन में से साथियों 2 से 3 क्वेश्चन 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से फंसने वाले हैं, क्योंकि जितने टाइप से भी यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती थी, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आज रखे हैं। बने रहिए साथियों पूरी वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों यह वीडियो टेक्नीशियन ए और जो लोग यूपीपीसीएल TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो। साथियों मैं आपको टेक्निकल और साथियों जीके जीएस या कोई नई वैकेंसी आती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन एसी सिस्टम इन द रेंज ऑफ। कहने का मतलब है आपको आर्क वेल्डिंग में बताना है कि आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज लेवल कितना होता है। तो आप साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, 70 से 100 वोल्ट यहाँ पे आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई यूज़ करते हैं, एसी सप्लाई यूज़ करते हैं। अब बात आती है डीसी सप्लाई की। चलो एसी सप्लाई में तो 70 से 100 वोल्ट यूज़ कर लिया, लेकिन हम डीसी सप्लाई में कितने वोल्टेज यूज़ करते हैं? साथियों डीसी सप्लाई में हम यहाँ पे 50 से 60 वोल्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, या 50 से 70 वोल्ट भी कहीं कहीं दिया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग एसेसरी। निम्नलिखित में से कौन एक वेल्डिंग सहायक उपकरण नहीं है? आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो भी हमारा वेल्डिंग का एक एसेसरीज होता है, यानी कि उपकरण होता है। और हैंड स्क्रीन जो होती है, जो ग्लव्स वगैरह होते हैं हमारे, वो भी होते हैं, ग्लव्स वगैरह भी होते हैं, हैंड स्क्रीन भी होती है। अब बात आती है केबल की। केबल एक जो है ना साथियों, जो केबल होता है वो क्या कहते हैं, वेल्डिंग एसेसरी नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि केबल में करंट फ्लो होती है ओनली, क्योंकि वो एक एसेसरी नहीं होता, वो उपकरण नहीं होता है वेल्डिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों जेई लेवल तक के एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए साथियों जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, तो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। तो चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, ए डीसी जनरेटर यूज फॉर एसी वेल्डिंग शुड हैव। यानी कि जो डीसी जनरेटर होता है उसको हम एसी वेल्डिंग के रूप में अगर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके क्या गुण यहाँ पे होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। साथियों अगर किसी जनरेटर की ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, तभी हम उसको एसी वेल्डिंग में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बात आती है कि वेल्डिंग में हम जनरेटर कौन सा यूज़ करते हैं। जो वेल्डिंग में हम जनरेटर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ दिख जाए वेल्डिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट उस पर टिक करके आना, बिना देखे डायरेक्ट टिक करके आना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्क ब्लो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज एनकाउंटर्ड। यानी कि आर्क ब्लो जो है ना वो एक वेल्डिंग विकृति है, यानी कि एक हानि है जो किस में पाई जाती है, वो किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आप ए यहाँ पे देखने वाले हैं, आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट। आर्क वेल्डिंग जिसमें डीसी करंट धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, आर्क ब्लो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब साथियों आर्क ब्लो होता क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह आर्क ब्लो क्या होता है। इससे साथियों मैक्सिमम एग्जाम में, जेई लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आर्क ब्लो क्या होता है। दोस्तों जो आर्क ब्लो है ना, आर्क ब्लो है ना, यह एक साथियों एक फॉल्ट होता है, एक तरीके से एक फॉल्ट होता है, जो कि साथियों डीसी आर्क वेल्डिंग में ही पाया जाता है, जो कि साथियों डीसी आर्क वेल्डिंग में भी पाया जाता है।
अब ये होता क्या है इसमें, इसमें साथियों एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना डीसी में, जो डीसी में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीसी में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आर्क करंट होती है ना, आर्क करंट होती है उस पर साथियों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहाँ पे जब आर्क करंट पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, तो इसकी आर्क करंट की जो वैल्यू जो डायरेक्शन होती है ना वो बढ़ती रहती है। इसी को यहाँ पे आर्क ब्लो कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ड्यूरिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस एट द जॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। प्रतिरोध वेल्डिंग के दौरान जोड़ पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किसके समानुपाती होती है। आपने साथियों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है यहाँ पे करंट है, आर क्या रेजिस्टेंस है और टी क्या है टाइम है। तो H क्या है यहाँ पे हीट बराबर होता है साथियों आई स्क्वायर आर टी। अब आप साथियों ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तो H जो होता है ना हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर के। तो जो साथियों रेजिस्टेंस में लॉसेस होते हैं ना, वो आई स्क्वायर आर लॉसेज यहाँ पे होते हैं, तभी यहाँ पे हीट उत्पन्न होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर वेल्डिंग ड्यूटी द रेक्टिफायर कॉमनली यूज एज। वेल्डिंग कार्य के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला दिष्टकारी कौन सा होता है, कौन सा रेक्टिफायर हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर। सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर को हम वेल्डिंग पर्पज से यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन संलयन या गैर दबाव वेल्डिंग की श्रेणी में आता है। साथियों एक तो ये फ्यूजन वेल्डिंग भी है और दूसरा नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी है। यानी कि इस वेल्डिंग में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं करते, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। साथियों रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक प्रेशर वेल्डिंग की कंडीशन में आता है, जो कि इस पे एक्स्ट्रा हम प्रेशर लगाते हैं। अब क्या कहते हैं आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है वो साथियों फ्यूजन वेल्डिंग होता है और नॉन प्रेशर वेल्डिंग यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स। जो एसी वेल्डिंग सेट में साथियों ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो कैसा ट्रांसफॉर्मर होता है, बूस्टर टाइप होता है? नहीं साथियों, बूस्टर टाइप भी नहीं होता, स्टेप अप नहीं होता, नॉन ऑफ दीज, तो इसमें से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। साथियों मैंने कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, और बताया था साथियों सीटी और पीटी के बारे में। जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है वो साथियों स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, जो पीटी ट्रांसफॉर्मर होता है यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, वो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। साथियों तो हम यहाँ पे वेल्डिंग के जो पर्पज से यूज़ करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं स्टेप डाउन? क्योंकि साथियों वेल्डिंग में हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है तभी हमारा वेल्डिंग पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हीट उत्पन्न करनी होती है और वोल्टेज लेवल जो होता है वो लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है और हाई करंट रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए साथियों हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ। यानी कि बिंदु झलाई के लिए इलेक्ट्रोड की नोक किससे बनी होती है? जो साथियों स्पॉट वेल्डिंग होता है ना, स्पॉट वेल्डिंग, उसकी जो टिप होती है, ठीक है मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। जो उसकी टिप होती है ये वाली जो टिप होती है, मान लीजिए वर्क सीट है, इस पे हमें वेल्डिंग करना है और ऊपर से ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड साथियों इसके नीचे होती है। ठीक है, जो ऊपर वाली इलेक्ट्रोड होती है या नीचे वाली इलेक्ट्रोड होती है, तो इनकी जो टिप बनी हुई होती है ना, वो साथियों कॉपर एलॉय या प्योर कॉपर की बनी हुई होती है। मैंने साथियों इससे रिलेटेड आपके लिए एक फिगर दिखाने की कोशिश की है। अगर आप अच्छे से इसे देख के समझ पाएँ तो साथियों मैं सोचूंगा कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई यहाँ पे दी गई है। ये साथियों आप देख सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमने यहाँ लगा रखा है, जो कि प्राइमरी साइड क्या है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन ये होती है कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, तो वो साथियों स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। जो कि साथियों जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट हमें ज़्यादा मिलती है और वोल्टेज यहाँ पे लो मिलता है।
ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में भी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम दे रखे हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा दे रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कल बताया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगी हैं, ऊपर और एक नीचे है। ठीक है, ऊपर वाली इलेक्ट्रोड साथियों यहाँ पे मूवेबल होती है और नीचे वाली इलेक्ट्रोड फिक्स होती है, यानी कि ऊपर वाली जो इलेक्ट्रोड है उसको हम मूव कर सकते हैं इधर से उधर को, और ये बीच में वर्क पीस यहाँ पे दिखाया गया है जो कि आपस में वेल्डिंग करना है। तो जो इसकी इलेक्ट्रोड की टिप होती है ना, नोक होती हैं, तो ये साथियों कॉपर की बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम एलॉयज आर, यानी कि वेल्डिंग एल्यूमिनियम मिश्र धातु के लिए प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। जो साथियों एल्यूमिनियम के लिए ना, एल्यूमिनियम एलॉय के लिए जो हम वेल्डिंग लगाते हैं, वेल्डिंग यूज़ करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ना, वो किसकी होती है, वो हार्ड ड्राउन कॉपर की बनी होती है, यानी कि कठोर कर्षित तांबा की बनी हुई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको साथियों इस क्वेश्चन को तो जरूरी याद रखना है, हो सके तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें इन क्वेश्चन को, क्योंकि मैक्सिमम बार ये पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने की संभावनाएँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग का एक उदाहरण है। प्लास्टिक वेल्डिंग इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो साथियों प्लास्टिक वेल्डिंग की कैटेगरी में आता है। अब साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ये कितने टाइप के होते हैं। साथियों एक होता है बट वेल्डिंग, एक होता है बट वेल्डिंग, एक होता है फ्लैश बट वेल्डिंग, एक होता है फ्लैश बट वेल्डिंग, दूसरा आता है स्पॉट वेल्डिंग, तीसरा आता है साथियों प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये इस टाइप से साथियों बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और साथियों एक होता है सीवन वेल्डिंग। सीवन वेल्डिंग ये सब साथियों रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एक टाइप होते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एक टाइप होते हैं। आर्क वेल्डिंग अलग होता है, गैस वेल्डिंग अलग होता है। आर्क वेल्डिंग में होता है साथियों मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, हीलियम आर्क वेल्डिंग, अलग अलग टाइप के होते हैं। गैस वेल्डिंग में होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इस टाइप से। वो साथियों मैं आपको आगे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। बने रहिए साथियों मेरे साथ पूरी वीडियो में। अगर अभी तक साथियों आपने इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन सीवन वेल्डिंग। अभी मैंने आपको बताया सीवन वेल्डिंग जो कि एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है दूसरा। ठीक है, सीवन वेल्डिंग। अब इस सीवन वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो होती है ना, वो किस टाइप की इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज करते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोलर इलेक्ट्रोड। रोलर इलेक्ट्रोड से क्या कहने का मतलब है, यानी कि गोल गोल इलेक्ट्रोड। साथियों जो इलेक्ट्रोड गोल होती हैं वो आपस में रोटेट करती हैं, एक नीचे होती है एक ऊपर। इसके बीच में साथियों हम वर्क पीस को रखते हैं जो कि जिसको हमें वेल्डिंग करना है। मैंने साथियों इससे रिलेटेड आपको डायग्राम बना के भी दिखाया, उस डायग्राम से आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई लगा रखा है, यानी कि ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ये तो साथियों सीवन वेल्डिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये तो साथियों स्पॉट वेल्डिंग है। अब साथियों सीवन वेल्डिंग का डायग्राम ये है। देखिए दो इलेक्ट्रोड देख सकते हैं आप, ये रोलिंग इलेक्ट्रोड है। साथियों ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे रोटेट करती हैं और इसके बीच में हम वर्क पीस को रखते हैं जिस पर हमें वेल्डिंग करना होता है। जैसे ही साथियों इस पर प्रेशर अप्लाई होता है दोनों इलेक्ट्रोड से और ये वर्क पीस आपस में दबते हैं, हीट उत्पन्न होती है। साथियों ये आसानी से यहाँ पे वेल्ड हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। अगर आपके समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल, जो कि साथियों प्रकाश ऊर्जा जो होती है ना, जो इकट्ठा करके अपने अंदर रखता है, उसको साथियों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बहुत से लोग साथियों यहाँ पे कुछ अलग एलईडी बताएंगे, कोई कुछ बताएगा। साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए वेल्डिंग मोटर जनरेटर। साथियों एक मोटर जनरेटर सेट होता है जिससे कि हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है उस मोटर जनरेटर सेट की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी होती है। साथियों ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 50 से 60%। उसकी इफिशियंसी 50 से 60% यहाँ पे होती है। अब साथियों जो मोटर जनरेटर सेट होता है ना, उसमें हमें मोटर कौन सी यूज़ करते हैं। मोटर यूज़ करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो कि एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यहाँ पे होती है। जो साथियों यहाँ पे जनरेटर यूज़ करते हैं वो करते हैं डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पॉइंट को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में आपके हिट करने वाले हैं ये।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इन आर्गन आर्क वेल्डिंग आर्गन एक्ट एज, आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन क्या काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्य को ऑक्सीकृत होने से बचाने वाला तत्व, यानी कि सील्ड टू प्रोटेक्ट वर्क फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड। जो साथियों मान लीजिए जैसे आपका कोई इलेक्ट्रोड रखी है, कहीं भी कोई चीज़ रखी है, तो उस पर साथियों जंग ना लग जाए, जंग रोधी ना हो जाए, ऑक्साइडेशन ना हो जाए उसका, तो इसलिए जो आर्गन होती है ना, वो आर्गन एक्ट करती है एज ए प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज मैक्सिमम, यानी कि साथियों इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है ना, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते समय हमें इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है, यानी कि बिजली का झटका जो लगता है, वो मैक्सिमम टाइम पे कब लगता है। बिफोर वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग से पहले लग जाता है। यार वेल्डिंग से पहले कैसे लग जाएगा मेरे को बताओ, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। वेल्डिंग के दौरान कैसे लग जाएगा, हाँ भाई वेल्डिंग के दौरान लग सकता है, लेकिन क्या काम करते हुए लगता है वो नहीं बता रखा है इसने। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, होल्डर में इलेक्ट्रोड डालने के दौरान। देखो यहाँ इसने काम दे रखा है, इसने यहाँ पे काम दे रखा है वेल्डिंग में, यानी कि होल्डर में इलेक्ट्रोड डालने के दौरान। साथियों जब हम होल्डर में इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करते हैं उस समय पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के मैक्सिमम चांस यहाँ पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर, रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसके लिए यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। फेरस मेटल, यार फेरस मेटल के तो यूज़ करते हैं। एनी मटेरियल की भी एक, एनी मटेरियल में एक तरीके से फेरस मटेरियल भी आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही नहीं हो सकता। डाइलेक्ट्रिक्स, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं यानी कि इंसुलेटर, साथ ही यहाँ पे इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग को यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन एमोंग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोग्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। यानी कि कौन से वेल्डिंग में, साथियों आपको बताना है कौन से वेल्डिंग में हम ऐसी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होती, यानी कि जो इलेक्ट्रोड ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, ख़राब नहीं होती है, वो कौन सी होती है, यानी कि जो पिघलती नहीं है एक तरीके से। वो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। जो दोस्तों टंगस्टन की इलेक्ट्रोड होती हैं वो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं होती, तो गैस का टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन गैस वेल्डिंग द गैसेज यूज्ड फॉर, जो साथियों गैस वेल्डिंग होता है उसमें कौन कौन सी गैस यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। आपको बताना है गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। दो गैस यूज़ करते हैं, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन साथियों 2019 के पावर ग्रिड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि जेई का एग्जाम था। जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों गैस वेल्डिंग यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गैस वेल्डिंग जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टिग वेल्डिंग, दूसरा होता है मिग वेल्डिंग। अब टिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और मिग वेल्डिंग की होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आप लोग लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और यह क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग से ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर ले। द पावर फैक्टर ऑफ ए स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग मशीन का जो साथियों पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है। डायरेक्टली आपको ये बताना है स्पॉट वेल्डिंग का पावर फैक्टर कितना होता है, डायरेक्ट पूछता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, 0.3 से 0.5 के अराउंड इसका पावर फैक्टर रहता है, जो कि लैगिंग पावर फैक्टर होता है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे लीडिंग होता तो गलत हो जाता। 0.3 से 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर रहता है स्पॉट वेल्डिंग का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। साथियों यहाँ मैंने जो क्वेश्चन रखे थे बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। साथियों मैं बता रहा हूँ, जो लोग वेल्डर ट्रेड्स हैं और जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं,
जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि साथियों वेल्डर के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए एक अलग से ये चैप्टर दिया जाता है वेल्डिंग का और एक अलग से दिया जाता है एक हीटिंग का चैप्टर, जो कि साथियों आपको हर एक टाइप की हीटिंग भी उसमें पढ़नी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हीटिंग से भी वीडियो क्वेश्चन रखूं तो आप साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए अगली वीडियो हीटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ला दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साथियों मैं आपके लिए टेक्निकल और साथियों जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए कराता रहता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां साथियों मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो साथियों आप इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और साथियों आप हमारे इंस्टाग्राम पेज इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं साथियों आपके लिए रेगुलर रील्स अपलोड करता रहता हूं, जो कि साथियों आपकी जीके जीएस और टेक्निकल से रिलेटेड रील्स होती हैं, जहां आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी। अदरवाइज साथियों आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, इधर उधर की फालतू की रील्स आप उस पर देखते हैं, तो इससे अच्छा है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को वहाँ फॉलो करिए, जहां आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि साथियों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।